ठंड की एक काली रात थी। आसमान में घने सफेद कोहरे छाए हुए थे और हवा में हाड़ कंपा देने वाली ठंड थी। मनोहर, एक गरीब फूल माला बेचने वाला, अपना सामान बेचकर रामपुर गांव से लौट रहा था। गांव में आज एक अजीब सी खामोशी थी और लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। ठंड से बचने के लिए मनोहर ने गांव के आखिरी छोर पर दीनू काका की चाय की दुकान में आश्रय लिया। अरे मनोहर, आ गए बेटा। इतनी रात हो गई और इस कड़कड़ाती ठंड में अकेले जा रहे हो। आज यहीं रुक जाओ, रात ठीक नहीं लग रही। नहीं काका, घर पर गुड़िया अकेली होगी। उसकी चाची तो है साथ, पर वो मेरी राह देखती है। बस एक कप गर्म चाय पिला दीजिए, शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाए, फिर निकलता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, पर ध्यान से जाना। आगे अंधेरी घाटी है और उसके ठीक बीच में पुराना शमशान घाट। लोग कहते हैं वहाँ अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, अजीब आवाजें आती हैं। सर्दियों की इन लंबी रातों में तो कोई उस रास्ते पर भूल से भी नहीं जाता। कहते हैं उस रास्ते पर भटकने वाली आत्माएं अपना साथी ढूंढती हैं। आप भी ना काका उन गांव वालों की बातों में आ गए। मैं पिछले 10 साल से आ जा रहा हूँ। मानता हूँ डर लगता है, पर आज तक मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। ऊपर वाला मेरे साथ है। बेटा, एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता हूँ। अगर जंगल में कोई पीछे से आवाज दे तो पलट कर मत देखना। कोई कितना भी रोए, गिड़गिड़ाए, रुकना मत, चाहे वो आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों न लगे। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं है, यहाँ यादें भी दफन हैं और कुछ यादें बहुत खतरनाक होती हैं। सीधा चलते जाना, रुकना मत। मनोहर ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसने काका की बात को उनकी बढ़ती उम्र का वहम समझा। चाय की गर्माहट से उसके ठंडे पड़े शरीर में जान आई। बाहर हवा और तेज हो चुकी थी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर खड़खड़ाहट पैदा कर रही थीं। मनोहर ने अपनी पोटली उठाई, काका को पैसे दिए और घर की ओर चल पड़ा। जाते जाते उसने देखा कि दीनू काका दरवाजे पर खड़े उसे तब तक देखते रहे जब तक वो अंधेरे में गायब नहीं हो गया। अंधेरी घाटी का जंगल अब उसके सामने था। जैसे ही मनोहर ने उसमें कदम रखा, माहौल एकदम बदल गया। बाहर की हवा का शोर दब गया था। वहां एक ऐसी खामोशी थी जो ठंड से भी ज्यादा डरावनी थी। सिर्फ उसके जूतों की चरमराहट और सूखी पत्तियों के कुचले जाने की आवाज गूंज रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसे लगा जैसे घने पेड़ों के पीछे से कोई उसे घूर रहा है, सूनी सूनी प्यासी आंखों से। अचानक उसके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई दूर बैठा सिसक रहा हो। मनोहर के कदम जम गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दीनू काका की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजी, पलटकर मत देखना। कौन है वहां? रोने की आवाज एकदम बंद हो गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मनोहर को लगा शायद ये उसका वहम है। उसने लंबी सांस ली और आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ महसूस हुआ। वो ठंड जो हवा की ठंड से कहीं ज्यादा गहरी थी। डर के मारे उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। मनोहर ने हिम्मत जुटाकर पलट कर देखा। एक 12-13 साल का लड़का खड़ा था, पूरी तरह ठंड से कांपता हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर ओस जमी हुई थी और बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि मनोहर एक पल को अपना सारा डर भूल गया। कौन हो बेटा, और यहाँ इतनी रात में अकेले क्या कर रहे हो? दादा, डरिए मत। मेरा नाम विक्रम है। मैं पास के गांव का हूँ। रास्ता भटक गया था। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा छोटा भाई वो मर गया है। ये कहते हुए विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। सुबह से उसकी लाश घर पर पड़ी है। गांव में कोई मदद नहीं कर रहा। सब कहते हैं ये मनहूस है। मेरी माँ भी नहीं है और बाबा शहर गए हैं। मैं अकेला क्या करूं? क्या आप उसके अंतिम संस्कार में मेरी मदद करेंगे? मनोहर एक नेक दिल इंसान था। उसने जिंदगी में बहुत दुख देखे थे। अपनी पत्नी सुधा को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर मरते देखा था। एक बच्चे की आंखों में इतना दर्द देखकर उसका दिल पिघल गया। वो अपनी सारी थकान, अपना डर और दीनू काका की चेतावनी सब भूल गया। ठीक है बेटा, रोना बंद करो। मैं हूं ना। कहाँ है तुम्हारा भाई? चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई बच्चा इस ठंड में अकेला नहीं रहना चाहिए। विक्रम ने आंसू पूछते हुए मनोहर की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी। वो मनोहर को जंगल के और अंदर ले जाने लगा, उस कच्चे रास्ते पर जहां कोई नहीं जाता। रास्ता और भी घना और डरावना था।
मनोहर ने महसूस किया कि जहां-जहां विक्रम पैर रख रहा था, वहां सूखी पत्तियों से कोई आवाज नहीं आ रहा था और उस लड़के के शरीर से एक असहनीय ठंड निकल रही थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों तक चुभ रही थी। मनोहर ने इन बातों को अनदेखा कर दिया, ये सोचकर कि शायद ठंड और थकान की वजह से उसका दिमाग खेल कर रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक अजीब सी सड़न की बदबू आने लगी। ये किसी मरे हुए जानवर की नहीं, बल्कि सड़े हुए इंसानी मांस की बदबू थी। बेटा, ये कैसी बदबू है? बस बस, हम पहुंच गए दादा। विक्रम मनोहर को एक छोटी सी खुली जगह पर ले आया। ये जगह पेड़ों से इस तरह घिरी थी जैसे एक कमरा हो। यहाँ जमीन पर सूखी पत्तियों के ढेर के नीचे एक शरीर पड़ा था। मनोहर ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। अगले ही पल उसकी आंखें डर से फट गईं और उसके मुंह से घुटी हुई चीख निकली। वहां एक लड़के की लाश पड़ी थी। जानवरों ने उसे नोच नोच कर खा लिया था। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। ये कौन है? तुम्हारा भाई? तभी विक्रम ने एक ठंडी लंबी सांस ली। वो सांस किसी जिंदा इंसान की नहीं लग रही थी। उसकी आकृति धुंधली होने लगी, जैसे कोहरे में घुल रही हो। वो हवा में उठकर लाश के ऊपर मंडराने लगा। उसका मासूम चेहरा अब बदल चुका था। आंखें काली और खाली गड्ढों जैसी हो गई थीं। उनमें एक ऐसी नफरत और भूख थी कि मनोहर की रूह कांप गई। ये मैं ही हूँ। मुझे कुछ लोगों ने मार दिया। अब तुम मेरा अंतिम संस्कार करोगे, हमेशा के लिए। मनोहर चीखता हुआ वहां से भागा। वो पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसके पीछे विक्रम की खौफनाक हंसी गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जो किसी जीते जागते इंसान की नहीं हो सकती थी। भागते भागते आखिरकार मनोहर जंगल से बाहर निकला और ठंडी सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो दीनू काका के घर की चारपाई पर लेटा था। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी। उसके सर पर गीली पट्टी थी और शरीर पर कई खरोंचे। एक पल को उसे लगा कि कल रात का सब कुछ बुरा सपना था, पर फिर सब याद आ गया। जंगल, विक्रम का मासूम चेहरा, वो लाश और वो खौफनाक हंसी। शांत हो जाओ बेटा, तुम सुरक्षित हो। रात में मैं दुकान बंद करके लौट रहा था तो तुम सड़क पर बेहोश पड़े थे। मनोहर ने दीनू काका को सारी कहानी सुनाई। मनोहर, वो भूत कोई और नहीं, मेरा बेटा विक्रम था। तुमने जो लाश देखी वो उसी की थी। मनोहर हैरान रह गया। उसकी मां के मरने के 3 दिन बाद वो शहर से लौट रहा था। अपनी मां से बहुत प्यार करता था। मौत की खबर सुनकर पागल सा हो गया था। रात में ही पैदल चल पड़ा। इसी जंगल में कुछ बदमाशों ने उसे लूटने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे मार डाला और लाश जंगल में फेंक दी। पुलिस को लाश तक नहीं मिली। उसकी आत्मा तब से यहीं भटक रही है, इंसाफ मांग रही है। दीनू काका ने बताया कि विक्रम की आत्मा ने आज तक किसी को हानि नहीं पहुंचाई। वो बस लोगों को उस खतरनाक रास्ते से दूर रखने के लिए डराती है, ताकि उसके साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। मनोहर को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। एक पिता का दर्द वो समझ सकता था। 2 दिन बाद जब उसका शरीर थोड़ा ठीक हुआ तो उसने सामान बांधा। उसने फैसला किया कि वो रात में ही निकल जाएगा, पर इस बार अंधेरी घाटी से नहीं, लंबे घूमकर खेत खलिहानों वाले रास्ते से। जब वो दीनू काका की दुकान के पास से गुजरा तो दुकान बंद थी। अचानक उसे लगा कि दीनू काका हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की हांडी लिए जंगल की ओर जा रहे हैं। मनोहर हैरान हुआ, इतनी ठंडी रात में काका जंगल में क्या करने जा रहे हैं? एक अनजाना बुरा शक उसके दिमाग में आ गया। वो चुपके से पेड़ों की आड़ में उनका पीछा करने लगा। दीनू काका उसी जगह पहुंचे जहां मनोहर को विक्रम की लाश मिली थी। वहां अब सिर्फ कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। दीनू काका ने हांडी नीचे रखी। बेटा विक्रम, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। तू अकेला है ना, इसलिए मैं तेरे लिए एक नया दोस्त लाया हूं, वो फेरी वाला। वो बहुत डर गया था, पर मैंने उसे रोक लिया। अब वो लौट कर जा रहा है, पर रास्ता भूल जाएगा और फिर तेरे पास हमेशा के लिए आ जाएगा। अब तू अकेला नहीं रहेगा, हम दोनों मिलकर तेरे लिए और भी दोस्त लाएंगे। मनोहर ये सुनकर पत्थर का हो गया। उसके दिमाग में सब साफ हो गया। वो समझ गया कि वो एक जाल में फंस चुका है। वो चुपके से वापस मुड़कर जाने लगा, पर उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया। खट की तेज आवाज अंधेरे में गूंज गई। दीनू काका और विक्रम की आत्मा जो वहीं खड़ी थी, दोनों ने एक साथ मनोहर की ओर देखा। दीनू काका के चेहरे पर अब वो भोलापन नहीं, बल्कि एक शैतानी मुस्कान थी। विक्रम, देख तेरा दोस्त आ गया। वो जाना नहीं चाहता, खेल उसके साथ। विक्रम की आत्मा एक झटके में मनोहर के सामने आ गई। उसका चेहरा पूरी तरह भयानक था, एक भूखे भेड़िए सा। मनोहर की चीख
अंधेरी घाटी की ठंडी हवा में दब कर रह गई। अगले दिन सूरज फिर निकला। दीनू काका अपनी चाय की दुकान पर बैठे थे, एक नए मुसाफिर का इंतजार कर रहे थे। और उस बदनाम अंधेरी घाटी में अब एक और आत्मा भटक रही थी, हमेशा के लिए।